जय श्री राम दोस्तों। ये लेटेस्ट अपडेट है कि महाराष्ट्र में पुलिस अभी बहुत एक्टिव हो चुकी है। और आई थिंक जो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड था उसको भी उसने मास्टरमाइंड किया, मतलब एक प्लानर था। मास्टरमाइंड तो कहीं और बैठा होगा उसका। सबके मास्टरमाइंड जा जाके आई थिंक राहुल गांधी तक मिलता होगा इनका। पर एनीवेज, जो सब कुछ जिसने प्लान किया था बहुत कुछ, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए प्लानिंग चाहिए होता है कि इतने सारे पत्थर होंगे, इतने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजा जाएगा कि तुम लोग आओ, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ये सब काम करने के लिए। अपना मुंह ढक के आना, राइट। आके पहले सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना, उसके बाद तुम गाड़ियों को देखना कि कौन सा हिंदुओं का गाड़ी है, कौन सा हिंदुओं का दुकान है, हिंदू का घर है, वो देखने के लिए देख के उसको तोड़ना। मतलब ये सब पूरी प्लानिंग के साथ प्लानिंग चाहिए होता है इसके लिए, वैसे नहीं होता ये सब। ये सडन तो है ही नहीं ऑब्वियसली, राइट। अगर इसको कोई सडन बताने की कोशिश कर रहा है तो मतलब वो अ, एक तरीके से वो इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वो भी उतना ही गुनहगार है जितने ये है। तो आई डोंट नो कि इंडिया का लॉ क्या बोलता होगा उनके अगेंस्ट में, कि अगर कोई पार्टी का कोई लीडर आके इनको सपोर्ट करे तो टेक्निकली तो उस बंदे को भी अरेस्ट करना चाहिए कि तुम भी उसकी हेल्प ही कर रहे हो एट द इन ए वे, राइट। क्योंकि ये सब से उसको फिर से वो हिम्मत आएगा ना उसको कि नेक्स्ट टाइम भी वही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वाले पार्टी फिर से आएंगे, फिर से आके मुझे सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आ, अच्छा हाँ, तो उसको उन्होंने उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, अब उसका होगा, देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूपी वाला जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए महाराष्ट्र में, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। वो प्रूवन है, प्रूव हो चुका है कि वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। उससे बहुत ही जल्दी, इफेक्टिवली बहुत ये इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए। राम मंदिर बन गया, आप सोचो राम मंदिर कैसे मतलब बन गया इतनी जल्दी। अम, मतलब जहाँ पे ये था कि मंदिर बनाएंगे तो ये कर देंगे, मंदिर बनाएंगे तो वो कर देंगे, मंदिर बना के इनॉग्रेट करके एक साल निकाल लिया, कुंभ करवा दिया उन्होंने, मतलब और क्या चाहिए। तो एनीवेज, देखते हैं अपडेट्स क्या है आज का। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, ओवैसी एंड गैंग का पर्दाफाश। नागपुर में दंगाई भीड़ पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया। दंगा भड़काने से लेकर महिला पुलिसकर्मी और हिंदुओं को निशाने पर लेने तक हर राज कैसे खुलता चला गया। कौन है दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा फहीम खान। पुलिस के एफआईआर में कौन से शॉकिंग खुलासे हुए हैं। बजरंग दल और वीएचपी पर सारा आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाने वाले नेता आज पूरी तरह एक्सपोज होंगे। सब पर इन नेताओं के अगेंस्ट पे कुछ होना चाहिए कि, राइट, कि इस नेताओं को भी अकाउंटेबल किया जाए कि तुम जो भी बोल रहे हो यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। मतलब नेता हो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोल के चले जाओगे, राइट। अगर तुमने कोई झूठा एलिगेशन लगाया किसी के ऊपर, एज ए नेता, एज ए लीडर, क्योंकि तुम अपने आप को लीडर बोलते हो ना, तो एज ए लीडर तुम भी अकाउंटेबल हो अपने बातों के लिए, राइट। से पहले इस चैप्टर में भाई, नागपुर हो, संभल हो, इंदौर हो, बहराइच हो, जब भी कोई हिंसा होती है तो हमारे यहां यह कह दिया जाता है कि डीजे बज रहा था इसलिए लोग भड़क गए। जस्ट एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपको लगे कि मैं मुझे कोई कमेंट आप देना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या मैं इस चीज़ों पे कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, क्या क्या चीज़ें मैं और ऐड कर पाऊँ जिससे कि थोड़ा सा कंटेंट और थोड़ा बेटर हो। मैं यहाँ पे कंटेंट के नाम पे ये करता हूँ कि जो मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे ठीक लगता है बातें, मैं वही बोल देता हूँ बस। विदाउट एनी फिल्टरिंग नहीं है यहाँ पे कोई। तो आप बताना मुझे कि कुछ अगर ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो तो देखते हैं इसमें। कभी कह दिया जाता है मस्जिद में सुतली बम फेंक दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक कपड़े को जला दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि धार्मिक झंडा उतार दिया इसलिए हिंसा हो गई। कभी कह दिया जाता है कि सर्वे करने टीम आ गई, पारा हाई हो गया तो हिंसा हो गई। कभी किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया तो उसका गला रेत दिया। बॉस क्या ही हिसाब बैठा हुआ है। हर बार ये सब हिंसा करने की बहानेबाजी साबित होती है ये चीजें। यही बात नागपुर की हिंसा में भी सामने आ गई है। नागपुर हिंसा को लेकर इंडी गठबंधन और ओवैसी एंड कंपनी जैसे लोग कह रहे थे कि धार्मिक कपड़े को जलाने की वजह से हिंसा हुई। यही सुन रहे थे ना आप कल से कि धार्मिक कपड़ा जल गया इसलिए गुस्सा आ गया और आग लगा दी। हालांकि उनकी यह बात 24 घंटे के अंदर झूठी साबित हो गई।
इनका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि ये लोग नागपुर हिंसा की जो वजह बता रहे थे वो वजह ही गलत निकली। नागपुर हिंसा को लेकर दावा यह था कि वीएचपी और बजरंग दल, उनको सब पता है, ये ओवैसी को सब पता था। क्या आपको क्या लगता है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से ये हुआ होगा या जिस टेलीग्राम ग्रुप से ये पूरा कंट्रोल हुआ होगा, उस ग्रुप का मेंबर नहीं है ओवैसी? उसका उस ग्रुप का भी मेंबर है, ढूंढ के देखोगे वहाँ वो भी मिलेगा उसमें। पर वही है कि इसको कोई कुछ कर नहीं पाता। के कार्यकर्ताओं ने जिस हरे कपड़े पर औरंगजेब का पुतला जलाया, उस कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी थी, जिस वजह से धार्मिक भावनाएं भड़क गई। लेकिन जब जांच हुई है तो उसमें सामने आया है कि जिस हरे कपड़े की बात की जा रही है उस पर कुरान की आयतें नहीं लिखी हुई थी। और यह बात खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ विधानसभा में बताई। सीएम फडणवीस के इस नए खुलासे पर कैसे हंगामा मच गया, नागपुर हिंसा को लेकर और क्या क्या नए विस्फोटक खुलासे हुए हैं, यह सब आज आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए नागपुर हिंसा को लेकर कैसा माहौल बनाया जा रहा है। जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है। आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले, त्यांना कबरीतले खोदून काढू सोडणार नाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कह दी कि भाई जिस हरी चादर को आग लगाई गई, क्योंकि सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा था, वहां एक सांकेतिक कब्र बनाई गई, उस पर एक हरा चादर रखा गया और उसको जलाया गया प्रदर्शन के नाम पर। अफवाह उड़ा दी गई भाई कि भाई उसमें कुरान की आयतें लिखी थी और उसको जला दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस चादर पर कोई कुरान की आयत नहीं लिखी हुई। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बातें हवा में नहीं कही, विधानसभा में बोलते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन में इस्तेमाल हरी चादर को वेरीफाई कराया, उस चादर पर आयतें लिखी ही हुई नहीं थी, सरकार ने मैग्नीफाई। आई थिंक गवर्नमेंट ना मतलब गलत जगह अपना टाइम और एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट लगा रहा है। उसमें क्या लिखा था, नहीं लिखा था, कुरान लिखा था, आईएसआईएस क्या कुछ लिखा था, दोनों तो देखने में तो एक ही लगता है, राइट? क्या डिफरेंस है दोनों में? अब उसमें नहीं जाते अभी, पर हाँ क्या डिफरेंस है दोनों में? वो एक ही तरह लिखते हैं दोनों, वो भी वही एक ही बाकी लिखता है कि बाकियों को काट दो, ये भी वही लिखता है कि बाकियों को काट दो, डजेंट मैटर। वो लिखा था नहीं लिखा था, ये गलत जगह जा रहे हैं ये लोग। इनको फोकस वहां नहीं करना है, इनको फोकस करना था कि जो जिन्होंने किया उनको पकड़ो, उनको पकड़ के उनके घरों पे बिल भेजो उसका जो भी तोड़ा है उन्होंने, या अगर बिल पे नहीं करते तो उनका घर तोड़ना शुरू करो। ये इधर उधर घुमाने से नहीं होगा। मतलब करके जांच कराई है, इसके बावजूद इस तरह की अफवाह फैलाई। फडणवीस आज विधानसभा में नागपुर हिंसा को लेकर फायर हो गए। फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि पुलिस वालों पर जिन्होंने हमला किया है उन्हें कब्र से भी खोद कर लाएंगे। सुनिए एक बार फडणवीस। अरे मुझे हंसी इसलिए आ रहा है कि दोनों लोगों ने कब्र की बात करी यहाँ पे, राइट? एक योगी वो बोलता है कब्र के अंदर डाल देंगे, ये बोलता है कब्र से ढूंढ के लाएंगे। आई थिंक ढूंढ के लाना रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी है उनको डाल दो कब्र में, आई थिंक वही एनफ है। उसी से आई थिंक बात बनेगा। कब्र से ढूंढ के लाने से कुछ होने वाला है नहीं इनका। कब्र में डालो और वो बात करो कि नहीं इसको कब्र में घुसाएंगे इनको। जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही,
त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे. पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही. बड़ा सॉफ्ट आपने देवेंद्र फडणवीस को सुना, उन्होंने नागपुर हिंसा का असली सच बता दिया कि चादर पर कोई धार्मिक बात नहीं लिखी हुई. लेकिन अब सुनिए कल असदुद्दीन ओवैसी, ये भाई साहब देश के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी नागपुर हिंसा पर क्या कह रहे हैं. हमारे अननोन गनमैन क्या कर रहे होंगे? ये तो एक इंसान है अननोन गनमैन के लिस्ट में शायद. ओवैसी यही थ्योरी बता रहे थे कि कुरान की आयतें वाला कपड़ा जला और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए पब्लिक को गुस्सा आ गया. फिर एक लाइन जोड़ दिए कि अरे जो हुआ बहुत गलत हुआ. लेकिन पब्लिक के गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने भी झूठ बोला कि वहां आयतें लिखी हुई थी कुरान की, इसलिए ये सब हुआ. अरे उनको सब पता एक बार था ओवैसी पहले का वो से. बयान आपको याद दिलाता हूं, सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि अगर धार्मिक कपड़े को नहीं जलाया गया तो फिर नागपुर में हिंसा भड़की कैसे, उसकी असल वजह जांच में क्या निकल. तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया. और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए. जलाया गया, एक्शन नहीं लिए. उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई. मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना. मतलब आप देखिए कितनी आसानी से झूठ बोल दिया भाई, पूरी भीड़ को जस्टिफाई कर दिया एक तरीके से कि भाई ऐसी चीज हुई तो गुस्सा चाहिए हमें. गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि जब गुस्सा आया पत्थर चला दिए, जब गुस्सा आया शहर जला दिए, किसी दिन देश जला दोगे क्या. हाँ, लेकिन जो गुस्से की वजह भी बताई गई वो भी झूठी निकली. नागपुर हिंसा को लेकर कल से ओवैसी जैसे नेता ये माहौल बना रहे थे कि भाई ये भीड़ तो अचानक इसलिए भड़क गई क्योंकि धार्मिक कपड़े को जलाया गया. लेकिन 17 मार्च के बाद का जो नया वीडियो अब हाथ लगा है उसमें साफ पता चल रहा है कि मामला धार्मिक कपड़े को जलाने का था ही नहीं. गुस्सा तो औरंगजेब को लेकर था. शायद मैसेज देना था मोदी को, आरएसएस को कि देखो मुसलमान सड़क पर उतरकर क्या कर सकता है. आप देखिए 17 मार्च की दोपहर को नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर जो भीड़ जुटी थी वो कैसे औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगा रही है. सुनिए एक बार इस भीड़ को. औरंगजेब आलमगीर, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह. औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं. म्यूजिक बज जाए, डीजे बज जाए, कोई जीत का जश्न मनाते हुए गुजर जाए सामने से तो इनका पारा हाई हो जाता है. और आप सोचिए वहां पर उन लोगों का पारा कितना हाई हो रहा होगा, उन हिंदुओं का जिनके छत्रपति संभाजी महाराज का क्रूरता से कत्ल किया था इस औरंगजेब ने. उनका पारा नहीं आ रहा है, हाई हो रहा होगा कि उस औरंगजेब के जयकारे लग रहे हैं. लेकिन किसी ने जलाया क्या, तोड़फोड़ की क्या, आगजनी की क्या, पत्थर चलाया क्या तुम पर. तो प्रॉब्लम है हमारा. यह तो सिर्फ एक वीडियो है, ऐसे कई वीडियो हैं जो नागपुर पुलिस के हाथ लगे जिन्हें खंगाल कर पुलिस साजिश का एक एक सच सामने ला रही. नागपुर हिंसा की अब तक जांच में 5 बड़े खुलासे हुए. खुलासा नंबर 1, एफआईआर में खुलासा यह हुआ कि भीड़ ने निशाने पर हिंदुओं और पुलिस दोनों को लिया. खुलासा नंबर 2, दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, उनसे अभद्रता की, अश्लील इशारे किए. खुलासा नंबर 3, हिंसा करने वाली भीड़ ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियार और पत्थरों से हमला किया. खुलासा नंबर 4, नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर की स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है. खुलासा नंबर 5, हिंसा का सियासी कनेक्शन भी सामने आया है. पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया है. नागपुर हिंसा पर हुए एक एक खुलासे की पूरी डिटेल अब आपके सामने रखना शुरू करता हूं. सबसे पहले बात नागपुर को जलाने वाले मास्टरमाइंड कहे जा रहे उस शख्स की जिसका नाम पुलिस की एफआईआर में सामने आया. इसका नाम है फहीम खान, जो खुद को नेता बताता है. उस पर शक की सुई टिक गई है कि वो हिंसा का मास्टरमाइंड है.
क्योंकि हिंसा वाले दिन यानी 17 मार्च को फहीम खान की एक्टिविटी संदेह के घेरे में। 17 मार्च को जब यह अफवाह फैली कि धार्मिक शब्द लिखे कपड़े को जलाया गया तो बड़ी संख्या में मुसलमान गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। फहीम खान अपने साथ 50-60 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब को महान बताते हुए नारेबाजी की गई। गणेश पेट पुलिस स्टेशन के बाहर फहीम खान ने पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया। कह दिया कि अब मुसलमान अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएगा। सुनिए फहीम खान ने क्या कहा। काउंटर तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना ये कहाँ की बात हुई। वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। ये सुना आपने, दिन में ही ये बोल के गया था कि ये कौम अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेगी। भाई पुलिस को तुमने दिया लिख के, पुलिस क्या करे, वो निकले बाहर एनकाउंटर कर दे क्या? जांच ना करे कि तुमने जो लिख के दिया वो क्या है। और अभी जांच में यही निकल के आया ना कि धार्मिक चादर थी भी नहीं, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन भाई को माहौल बनाना था, उसने बना दिया। जिस घटना से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई कहा जा रहा है, उसकी शिकायत पुलिस में करा भी दी गई थी। उसके बाद भी पुलिस स्टेशन पर भड़काऊ नारेबाजी हुई। फहीम खान अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा। इतना ही नहीं, शाम को फहीम खान नागपुर के शिवाजी चौक पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। शिवाजी महाराज चौक पर पहले से 500-600 लोग जमा हो चुके थे। वहां भी पुलिस के साथ फहीम खान की बहसबाजी हुई। शिवाजी चौक पर फहीम खान और पुलिस की बहस की वीडियो उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू की। वीडियो में लिखा था कि भगवा आतंकवाद बजरंग के खिलाफ एमडीपी मैदान में है। यानी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा और नारेबाजी और उसके बाद शिवाजी चौक पर हंगामा और उसके वीडियो को वायरल करना। यह थी क्रोनोलॉजी। क्या फहीम खान चाहता था कि हिंसा भड़के? किसके इशारे पर वो ये काम कर रहा था? इन सब की जांच अब पुलिस कर रही। यानी नागपुर हिंसा की साजिश के तार फहीम खान तक पहुंचते दिख रहे हैं। पर सोल्यूशन वही है जो यूपी में उन्होंने किया। 10,000 एनकाउंटर है, पता नहीं कितने सारे एनकाउंटर्स किए उन्होंने। नहीं करना शुरू करोगे एनकाउंटर, ये फिर से बाहर आएगा, फिर से जाके एक ही काम करेगा उसको। एनकाउंटर करो, ऑफ कैमरा करो, ऑन कैमरा करो, तभी जाके ये सॉल्व होगा। सिंपल एंड क्लियर है ये। पुलिस ने फहीम खान को गिरफ्तार भी कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 21 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया। अब फहीम खान से पुलिस सारे जवाब हासिल करेगी। आप यह भी देखिए कि फहीम खान है कौन। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। 2024 में फहीम खान ने नागपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। फहीम खान ने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। फहीम खान का नाम नागपुर हिंसा की एफआईआर में भी दर्ज है। फहीम खान पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। फहीम खान भीड़ को जमा करने और हथियार लहराने का आरोप झेल रहा है। आरोपी फहीम खान पुलिस की गिरफ्त में। हिंसा के दिन फहीम खान और बाकी आरोपियों ने कैसे हिंसा भड़काई, उसकी पूरी डिटेल एफआईआर में। नागपुर हिंसा से जुड़ी एफआईआर के मुताबिक हिंसा करने वाली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की। कैसी कैसी नारेबाजी हुई आपको दिखाता हूं। एफआईआर के मुताबिक नारे लग रहे थे कि अभी पुलिस को दिखाते हैं इनको और किसी भी हिंदू को छोड़ने का नहीं है। अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इन्हें और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है। ये वहां पर नारे लग रहे थे। तुम हिंदू समाज के पुलिस हो और तुमने जानबूझकर हमारे धर्म की चादर जलाने में मदद की। ये भी वहां पर लोगों ने भड़काने के लिए कहा। ये एफआईआर में और भी बड़े बड़े खुलासे किए गए। बताया गया कि कैसे देखते ही देखते कुछ लोगों की भीड़ बड़े समूह में बदल गई। एफआईआर के मुताबिक एमडीपी नेता फहीम खान ने थाने पर 50 से 60 लोगों की भीड़ जुटाई। दोपहर में केस दर्ज करने के बावजूद शाम को हिंसा हुई। 50-60 लोगों की भीड़ 400-500 में बदल गई। भीड़ के पास कुल्हाड़ी, पत्थर, लाठियां, खतरनाक हथियार थे। इलाके में आतंक फैलाने के इरादे से घातक हथियार लहराए गए। जान से मारने की नीयत से पुलिस पर घातक हथियार से हमला हुआ। पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए उन पर पेट्रोल बम तक फेंके गए। नागपुर हिंसा में यह भी खुलासा हुआ है कि दंगाइयों ने जानबूझकर महिला पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया। एफआईआर के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर आरसीपी दस्ते की महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकतें हुई। उनकी वर्दी और शरीर को गंदी नीयत से छुआ गया। इसके अलावा दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को अश्लील इशारे किए, भद्दे भद्दे कमेंट किए। ये सब करते हुए शर्म नहीं आई?
पुलिस के पास महिला पुलिसकर्मी के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तब अपने धर्म का ख्याल नहीं आ रहा था? ये सारा खुलासा पुलिस के एफआईआर से हुआ है। यानी पहले से प्लानिंग बनाकर भीड़ इकट्ठा करके नागपुर में हिंसा भड़काई गई। ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पुलिस और वो भी महिला पुलिस पर हुए हमले से महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी कह रहे हैं कि ये हरकत करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी महिला पुलिस कर्मचारी के ऊपर अगर विनय भंग हुआ है तो बिल्कुल किसी को जिन्होंने किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। गुस्सा दिख नहीं रहा है इनके अंदर अभी। 17 मार्च की रात को नागपुर में जो बवाल मचा, उसमें दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी टारगेट किया, घरों में बंद महिलाओं को भी डराया धमकाया। आप सुनिए हिंसा की पीड़ित महिलाएं खुद क्या बता रही हैं कैमरे पर। लोगों ने ये सब चीजें फेंक फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें डाल दिए थे, तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ तो कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए पत्थर मारे हुए हैं सब। अच्छा, घर में कोई नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डर गए थे। बिल्कुल। तो ऐसा फिर दरवाजा हमने बंद कर लिया। बहुत ही हादसा हुआ उस दिन, ऐसा घर में नहीं घुसे वो लोग, नहीं तो क्या कैसा। नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई, लेकिन कल फिर से माहौल खराब करने की कोशिश हुई। सोचिए, इतना होने के बाद नागपुर के खदान रोड पर कल स्थानीय लोगों ने दंगों के एक आरोपी को पहचान लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा आरोपी कल इसी बस्ती में आया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये तो वही लग रहा है। आरोपी 17 मार्च को 8 लोगों के ग्रुप के साथ लाठी डंडे लेकर बस्ती में आया था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि आरोपी ने हरे रंग की शर्ट पहनी थी और वही शर्ट पहनकर वो कल फिर से बस्ती में आया था। तो सीसीटीवी के आधार पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया कि ये वही है, देखो वही है। आरोपी को लोगों ने पकड़ तो लिया, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि वहां पर 200-250 लोगों की भीड़ जमा हो गई, आरोपी को पकड़ते ही 200-250 लोगों की भीड़ आ गई। भाई, इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। 10 मिनट में पुलिस आई और आरोपी को अपने साथ ले गई। मतलब आप देखिए कि आरोपी को लोगों ने पकड़ा तो उस पर भी हंगामा करने के लिए 200-250 लोगों की भीड़ आ गई। आरोपी को पकड़ने के बाद क्या हुआ, वहां की पब्लिक खुद बता रही है, सुनिए। रिकॉर्डिंग देख रहे थे सब मोबाइल में जो दंगों की चालू है, उसके अंदर एक लड़के की पहचान हुई जो कलर की शर्ट दंगे में पहना था, वो भी कल पहना था। तो उसको पकड़ने के बाद उसको रखे, तो यहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ तो पुलिस वालों को बुलाए। पुलिस वाले आए, 10-15 मिनट में उनको पुलिस वालों के हैंडओवर हमने कर दिए। उन 8 लड़कों में से एक लड़का ये बस्ती में ही एक दुकान है जिसमें आया हुआ है। दुकान वाले से बोला कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, लेकिन उस झंझट में यहाँ पे अराउंड 200-250 लोगों का मजमा जमा हो गया और तब पुलिस आई और पुलिस ने वो लड़के को लेकर चले गई। नागपुर हिंसा से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। नागपुर में कश्मीर पैटर्न का इस्तेमाल हुआ था। महाराष्ट्र गृह विभाग के मुताबिक नागपुर में पथराव का पैटर्न कश्मीर के पथराव जैसा लग रहा है। 4 घंटे के अंदर लोगों को मैसेज भेजकर मोबिलाइज किया गया। हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। आम लोगों के साथ पुलिस को वैसे ही टारगेट किया गया जैसे कश्मीर में किया जाता था सुरक्षा बलों। इसलिए पुलिस और एजेंसियां कश्मीर स्टोन पेल्टिंग पैटर्न के एंगल से भी जांच कर रही हैं। क्या नागपुर में हिंसा भड़काने के पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। नागपुर से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में और क्या शॉकिंग खुलासे हुए हैं और कैसे इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ नेता इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि जो एफआईआर है उसके अंदर भी पुलिस को यह जांच करने पर पता चला कि जो पथराव किए गए थे वो पत्थर इस नाम से खरीदे गए थे कि अब यहाँ पर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होना है। गांधी द्वार पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जहाँ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन लिया, उसी के बाद से वहाँ पर जलाने काटने का सिलसिला शुरू हुआ। ये महिला पुलिसकर्मियों को हम इसलिए जरूरी दिखाएंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा था। इन्हीं के ऊपर साफ तौर पर इनकी यूनिफॉर्म को खींचने का काम, फाड़ने का काम और गाली देने का काम किया जा रहा था। यह पूरी गली को ब्लॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों को परेशान किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, गाड़ियों को जलाया गया। यह वह घर है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस अपने आप को अंदर बचाने की कोशिश के लिए भागी, जहाँ पर तुलसी माता का पौधा यहाँ पर शुभ अंकित के तौर पर लगाया गया है, लेकिन इसे ही तोड़कर लोगों ने यहाँ पर पथराव किए। गाड़ियों की जहाँ पर आग लगाई गई, इन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, आगे पीछे हर जगह से इनके ऊपर पथराव किए गए। ये पहली, यह दूसरी गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर एक छोटे से श्री गणेश की मूर्ति है।
नागपुर में हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो पहले तो उन्होंने नागपुर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया कि भाई नागपुर पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की इसलिए हिंसा बढ़ गई। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि पत्थरबाजी क्यों हुई तो स्थानीय लोगों ने सारा ठीकरा बाहरी लोगों पर फोड़ दिया कि बाहरी लोगों ने पत्थरबाजी की। एक बार स्थानीय लोगों को भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस घटना को लेकर पॉलिटिक्स कैसे हो रही। के शिकायत करना उचित था या पत्थरबाजी को आप जायज मान? नहीं, शिकायत किया है, थाने में बाकायदा कंप्लेंट की हुई है उसको लेके, लेकिन उस पर मतलब एक्शन ना होने की वजह से या लेट होने की वजह से सब इतना मामला हुआ है। अब ये नहीं देख रहे कि भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, ये होता ही नहीं जमा। कहाँ से शुरू हुआ? ये जमा क्यों हुए लोग? आपने कहा कि लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके मोहल्ले के लोग पत्थर लेकर नहीं निकले या उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की, बाहर के लोग आए, मुंह पे कपड़ा बांध के आए और पत्थरबाजी करने लगे? तो इसमें षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए? इतना ज्यादा क्यों घुमा फिरा के चीजों को वो करते हैं? मतलब ये सिंपल टेररिज्म है ये, राइट? ये टेररिस्ट है ये। अभी पत्थर मार रहे, कल अगर उनके पास बम होगा तो बम मारेंगे लोग। मुंह पे कपड़ा बांध के वो ISIS लोग आते हैं, नॉर्मल कोई नहीं आता। मतलब षड्यंत्र, आप देखिए इसको षड्यंत्र का नाम दीजिए। भावनाएं उनकी आहत हुई और उन लोगों ने जो किया, हम तो यहाँ रह रहे हैं, वो आप यहाँ रह रहे इसलिए आपने यहाँ पत्थरबाजी नहीं की, ऐसा है क्या? रहते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि है ना कि जो आया वो इसी मकसद से आया था कि पत्थरबाजी करनी है। अब उसको तो पत्थरबाजी करना उसका मकसद वही बता सकता है सर, हम तो नहीं बता सकते। तो हमने कंप्लेंट कर दी है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसने पत्थरबाजी की उसको जायज कैसे? पत्थरबाजी को जायज हम बोल ही नहीं रहे। नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हर चीज का एक प्लेन एक्सप्लेनेशन है। भावनाएं आहत हो तो भावनाएं तो उनकी भी आहत हो गई, जिनके गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति देखकर तुमने फोड़ दिया, फिर वो भी आगजनी करे, फिर तुम्हारी बढ़ के तुम करो, फिर वो करे, इसी हिसाब से चलते रहो, देश में आग लग जाए तो फिर नहीं। और भावनाएं भड़कती हैं तो उसी के लिए ना कानून बना हुआ है भाई। किसी की भी किसी भी चीज पे भावना भड़क सकती है और 1 घंटे में नहीं हुआ तो हम जला देंगे, ये वाला पैटर्न क्या है भाई? व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगा दिया, भावना भड़क गई, गला काट, ये कौन सी भावना भड़क रही है भाई? भावनाएं सबके पास हैं, भड़कने का हिसाब सबके पास है। ऐसा नहीं है कि एक अकेले वर्ग विशेष के पास बीपी जो है वो बढ़ने का ठेका है, सबका बढ़ता है, लेकिन कानून से चलना है भाई, देश है। और नहीं कानून मानिएगा तो फिर आप ही का नुकसान है, जाइए जेल। फिर नागपुर हिंसा के सारे वीडियो मौजूद हैं, किस किस ने हिंसा फैलाई, बाकायदा FIR में नाम दर्ज है, वीडियो फुटेजेस हैं, सब कुछ सामने है। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स के चक्कर में इस देश के नेता अलग लेवल पर है। पप्पू यादव जैसे नेता VHP और बजरंग दल को कोस रहे हैं, इन पत्थरबाजों को नहीं कोस रहे हैं। VHP और बजरंग दल पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शमशान भेजने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नागपुर को जलाया, पुलिस पर हमला किया, उनके खिलाफ तो पप्पू यादव एक शब्द बोलने को तैयार ही नहीं है। सुनिए पप्पू यादव को। ये बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध इस बंदे पता नहीं कौन से इसमें से होगा, ये पार्टी से होता होगा, कोई होगा, मतलब किसी यादव, पप्पू यादव, राइट? कौन वोट देता होगा इसको? चलो मुस्लिम वोट देते होंगे क्योंकि मुस्लिम को ये अच्छा बोल रहा है, चलो ठीक है। कौन हिंदू उसको वोट देता है? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता। जाके मतलब पूछो आप जाके, मतलब मैं कैसे इसको वो करूं, राइट? अब जो पप्पू यादव को वोट देता होगा ऑब्वियसली मेरा वीडियो देख नहीं रहा होगा, ये भी देखना नहीं चाह रहा होगा वो भी, तो पर वही मतलब सवाल वही रहता है कि कौन देता है इनको वोट, कौन हिंदू इनको वोट देता है? मतलब हिंदू वोट इतना डिवाइडेड क्यों है अभी भी? क्यों कुछ लोग अभी भी राहुल गांधी को वोट देते हैं जाके, जहां पे वो दिखता है कि वो बंदा क्या कर रहा है वो गलत है, वो एंटी इंडिया है? वो बैंड कर देना चाहिए आजीवन। जो हमेशा संविधान से ऊपर हो जाए, तो ऐसी संस्था, ऐसे व्यक्तियों को तो जगह जेल में या शमशाने में होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए देश की संप्रभुता से। सही बात है। इनका हिसाब ये है कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था बजरंग दल, VHP, उसको तो शमशान में होना चाहिए। मतलब मार देने की बातें कर रहे हैं एक तरीके से, इशारे।
लेकिन जिन्होंने पत्थर चलाया, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने दंगे भड़काए, उन लोगों के इनके हिसाब से चलिएगा तो उनको माला पहनानी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है दोस्त। ये इस देश की पॉलिटिक्स का हिसाब है। नागपुर में हिंसा का औरंगजेब से कनेक्शन साफ दिख रहा है, लेकिन इस मामले में खूब पॉलिटिक्स चल रही है। कल तक उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही थी कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो शौर्य का प्रतीक है। लेकिन अब उद्धव कह रहे हैं कि कब्र हटानी है तो हटाओ, साथ में कुछ शर्तें जोड़ दी उन्होंने। सुनिए नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं। जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाई। मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और नहीं और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी? क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसी ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। पॉलिटिक्स का आप लेवल देख लीजिए। मणिपुर में क्या समस्या है, यहां क्या हुआ है, दोनों को जोड़ दिए भाई। यह समझ का लेवल है। महाराष्ट्र में जैसे ही औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा गरमाया, वैसे ही मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। भाई बिहार में चुनाव है, आरजेडी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी नेता मनोज झा औरंगजेब की कब्र खोदने को देश की कब्र खोदने से जोड़ रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद यूपी में सालार मसूद गाजी पर क्यों बवाल मचा हुआ है। देश में कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। इस देश में औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को हीरो बताने की होड़ लगी हुई। अलग अलग शहरों में यही पैटर्न दिख रहा है। नागपुर में औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया तो बहराइच में एक और विदेशी आक्रांता को हीरो मानकर हर साल मेला लगता है। यूपी के बहराइच की तस्वीरें देखिए। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर लगे मेले में हजारों की भीड़ उमड़ आई, जबकि सैयद सालार मसूद गाजी 11वीं सदी का एक खूंखार हत्यारा था। 11वीं सदी का गाजी लुटेरे दरिंदे गजनवी की सेना का सेनापति था। गजनवी गाजी ने मिलकर सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों हिंदुओं को मारा। उसी मसूद गाजी की मकबरे पर हर साल मेला लगता है। तब इतिहास के पन्ने जो हैं वो क्यों खोले जा रहे हैं, एक आक्रांता को, हत्यारे को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर किसी ने कह दिया औरंगजेब की कब्र की क्या जरूरत है, हटाओ उसको, ना इतिहास की बात मत करो, वर्तमान में रहो, यह हो सकता है इतिहास की बात करो। और ऐसे आक्रांता को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, सूफी बताया जाता है। यह सोचने वाली बात है कि सालार गाजी जैसे क्रूर सेनापति हीरो कैसे बन गया। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में भी हर साल नेजा मेला लगता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं। इसी तरह से अब बहराइच में लगने वाले मेले पर भी रोक लगाने की मांग हो रही है। एक बार सुनिए। अगर संभल में मजार पर जो वहां मेला लगता है, अगर उसको बंद किया जाता है तो बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी का मेला जो लगता है उसको बंद करना चाहिए। वहां जो मजार लगा हुआ है उसको वहां से हटा देना चाहिए। जो लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं और ऐसे लोगों के नाम पे किसी भी आयोजन को नहीं होना चाहिए हमारे देश और प्रदेश में। तो ये जो सियासी जंग है वो एक तरीके से चल रही है, लेकिन पाठशाला में तो आई थिंक आगे देखते क्या होता है महाराष्ट्र में। मैं देखता हूँ कोई अगर और कोई नया अपडेट मिले मुझे। देखते कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है महाराष्ट्र में। मतलब यूपी का मॉडल तो हमें पता है कि कैसे उन्होंने योगी जी ने हैंडल किया चीज़ों को। महाराष्ट्र को देखते हैं कि वो कैसे हैंडल करते हैं इन सब इंसिडेंट्स को, और उसके बाद हम लोग कुछ देख पाएंगे कि महाराष्ट्र किस तरह जा रहा है, किस तरफ जाएगा मतलब आगे।
तो इसी के साथ मैं इसको बंद करता हूँ। आपको अगर मुझे कोई कमेंट भेजना हो तो प्लीज़ कमेंट पे अपडेट कर देना, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना बाकियों के साथ।